आइए 10 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर 5 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पाठ्यक्रम है इस बार का, उसमें क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आएगा इसमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। जैसे हम घर के अंदर कबर्ड में सामान ही रखते हैं, तो अगर हमारा सामान मिक्स रहेगा तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता है कि ताकि हम उनको अरेंज कर सकें उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और उनकी अलग अलग गुणों को पहचान सकें। वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, 3 इसमें मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परमाणुओं को, जो परमाणु हैं या जो भी तत्व हैं, उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा। एक है डोबेराइडर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो इनसे हटकर है, जो आज हम स्टडी करते हैं, क्योंकि उसने सभी तत्वों के जो गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के आधार पर ही रखा उन्होंने। और इसमें लास्ट हमें स्टडी करना है संयोजकता, परमाणु साइज, धात्विक और अधात्विक गुण, ये आपके सिलेबस के अंदर है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं डोबेराइडर का त्रिक नियम। त्रिक मतलब 3 तत्व होंगे और इसने 3 समूहों को ही डिस्क्राइब किया, मतलब एक समूह के अंदर 3 तत्व थे और 3 इसने समूह डिस्क्राइब किए। तो 3 इंटू 3 हो जाते हैं 9 एलिमेंट्स। तो 9 एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे रखा कि जो 3 तत्व हैं उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा, और जो मध्य वाला तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु का औसत है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का जो परमाणु संख्या है वो 3, उन द्रव्यमान है 7, इसका 11 और 23, और पोटाशियम का 19 और 37। तो उन्होंने कहा जो मिडल वाला है इसके जो परमाणु द्रव्यमान है, इसका परमाणु द्रव्यमान है 23, ऊपर वाले का 7 है और इसका है 37, 38 या 36, जो भी हम लिख सकते हैं, 37 मान के चलें। तो पहला और तीसरा इसका जो औसत है द्रव्यमान का, तो 7 + 37 / 2, ये कितना आ जाएगा 44 / 2। तो ये ऑलमोस्ट 22 और 23 के आसपास है। तो इसका ये इन्होंने एक अपना आधार बनाया कि जो त्रिक है उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा, और जो बीच वाला था उसका द्रव्यमान पहले और तीसरे के औसत द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। दूसरा आता है डोबेराइडर के त्रिक नियम के बाद आता है मेंडलीव का। वैसे न्यूलैंड का आता है, इससे पहले न्यूलैंड ने बताया था कि सभी तत्वों को उन्होंने सारेगामा पाधानीसा के आधार पर रखा था कि पहला और 8वां जो एलिमेंट होगा उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो रासायनिक गुणधर्म हैं या उनके जो भौतिक गुणधर्म हैं वो समान होंगे। तो वो हम डिटेल में बात कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद आता है मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि तत्वों के गुणधर्म, ये ध्यान रखना है हमें कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं सभी तत्वों के गुणधर्म। ये मेंडलीव ने भी, डोबेराइडर भी और न्यूलैंड ने भी, तीनों ने ही इस आधार पर अपने तत्वों को रखा। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम है वो इनसे हटकर है कि तत्वों के जो गुण धर्म है उनके परमाणु संख्या, जैसे अगर मैं यहाँ सोडियम लिखती हूँ तो सोडियम का ये 11 और ये 23 है। 11 परमाणु संख्या होती है और 23 इसका परमाणु द्रव्यमान है। तो ऊपर वाले तीनों साइंटिस्ट ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया। उसके बाद आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की उपलब्धियाँ क्या थी, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या उपलब्धियां हैं। सबसे पहले उन्होंने जो मेंडलीव ने जो अधिक द्रव्यमान वाले तत्व हैं उनको कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया, और फिर उसके बाद समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकिल है, उनमें से जो कोबाल्ट है उसको पहले रख दिया, निकिल को बाद में रखा, जो कि परमाणु, यहीं पर उसकी जो उपलब्धियां हैं उसकी नेगेटिव है, वो पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच कर जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि मेंडलीव ने जितने भी कुछ खाली स्थान छोड़ दिए अपनी टेबल के अंदर, और फिर उनको अनुमान लगाया कि जब भी कभी आगे समय में वो डिस्कवर होंगे तो उनका ये परमाणु द्रव्यमान होगा और उनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो बहुत बार आता है कि मेंडलीव ने उन 3 तत्वों के नाम बताइए जिन्होंने बाद में डिस्कवर किया था, उनकी जगह खाली छोड़ दी थी। एक का स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, और उनका नाम क्या रखा था जब तक वो डिस्कवर नहीं हुए थे। एक का एका बोरोन, स्कैंडियम का, एल्यूमिनियम का एका, गैलियम का एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का एका सिलिकॉन के समान उन्होंने नाम दिया था, जो कि एक संस्कृत भाषा के वर्ड को यूज़ किया गया। उसके बाद थर्ड है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी, उसकी विशेषता क्या थी कि उसने उत्कृष्ट गैसों, जो हम लास्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर 18वां ग्रुप पढ़ते हैं जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो उत्कृष्ट गैसेज है, उत्कृष्ट गैसेज कौन सी होती हैं, जो कभी भी अभिक्रिया नहीं करती किसी भी के साथ, क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है ना ही देने की, वो स्थिर है।
तो इसके अंदर जब उत्कृष्ट गैसों का पता चला तो उन्होंने पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही एक नए समूह में रख दिया और वो समूह 18वां समूह हो गया। इस तरीके से उनकी उपलब्धियां थी ये मेंडलीव की। उसके बाद उसकी कुछ सीमाएं थीं। सीमाएं मतलब उसके डिसएडवांटेजेस, उसकी कमियां। तो मेंडलीव क्या नहीं कर पाए, मेंडलीव ने हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया। दूसरा, सभी तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं वो मेंडलीव की आवृत्ति के लिए एक चुनौती बने। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटॉप्स बोलते हैं इनको, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो 3 है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इनकी परमाणु संख्या तो बराबर है लेकिन परमाणु द्रव्यमान तीनों का अलग अलग है। लेकिन मेंडलीव अपने टेबल में सिर्फ एक परमाणु को एक ही जगह दे सकता था। तो जो आइसोटॉप्स की जो प्रॉब्लम थी वो एक चुनौती बनी इस मेंडलीव के लिए और इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तीसरा है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे। जैसे कोबाल्ट और निकल को आगे पीछे रख दिया उसने, तो ये अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि इन तत्वों के बीच कितने और तत्व खोजे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3-4 इसकी सीमाएं थीं जो कि एक ड्रॉबैक बनी इसकी थ्योरी में। उसके बाद जब मेंडलीव के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए जिन्होंने आवर्त सारणी दी उसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। बहुत बार पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, तो आप लिखोगे हेनरी मोज़ले। तीनों के नाम हमें पता है, 3 नाम पता है कि डोबेनाइनर है, न्यूलैंड है, मेंडलीव है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का भूल जाते हैं। तो क्यों, कैसे याद रखेंगे उसको कि आधुनिक आवर्त सारणी का नाम क्या है, जिन्होंने आविष्कार किया उनका नाम है साइंटिस्ट का हेनरी मोज़ले। और उन्होंने पॉजिटिव की 3 सीमाओं को दूर किया मेंडलीव की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्यों ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें पहला पॉइंट आप ये लिखोगे कि हाइड्रोजन को उन्होंने सही स्थान दिया क्योंकि आइसोटॉप्स हैं और आइसोटॉप्स में परमाणु संख्या बराबर होती है, परमाणु भार अलग अलग होता है 1H1, 1H2, 1H3। तो लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर रखता है। तो एक ही तत्व को चाहे उसके कितने भी आइसोटॉप्स हैं उसको एक पोजीशन मिल जाती है उसमें। उसके बाद है क्योंकि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या अलग होती है इसलिए समस्थानिकों ने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं पैदा की क्योंकि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता है, परमाणु संख्या सेम होती है। एक तत्व से दूसरे तत्व जाने में जो परमाणु संख्या अंक बढ़ जाती है ये आसानी से पता लगा जा सकता है कि उनके बीच में कितने तत्व और मिल सकते हैं। तो ये इसकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे उसके ऊपर। अब है आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। अब परमाणु संख्या से समूह और आवर्त को कैसे पहचानें, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले हमें क्या करना है कि माना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बात कर रही हूँ सोडियम की, बार बार हम बात कर रहे हैं सोडियम, तो हमें इसको बताना है कि सोडियम कौन से समूह में बिलोंग करता है, कौन से आवर्त में जाता है। हमेशा जो आवर्त होते हैं वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं और समूह होते हैं टॉप टू बॉटम, ऐसे आते हैं टॉप टू बॉटम, ये समूह कहलाते हैं। माना कि ये टेबल, अगर एक मैं टेबल बनाती हूँ यहाँ पर, माना कि ये टेबल मैंने बनाई तो इसमें 3, 1, 2, 3, 4 तो समूह हैं और यहाँ पे A, B अगर मैं नाम दूँ तो ये आवर्त होते हैं, लेफ्ट टू राइट आवर्त होते हैं, टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, समूह होते हैं। और जब हमें आवर्त और समूह पता लगाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो जैसे परमाणु संख्या 11 है तो KLM में 2, 8, 1, इस तरीके से हम परमाणु विन्यास लिख सकते हैं इसके। तो इसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बताएंगे वो कौन से समूह से बिलोंग करता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहीं कहीं पर इस समूह के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस समूह में है और आवर्त कौन सा है, आवर्त के लिए हमें कक्ष पता होने चाहिए कि कितने कक्ष हैं, उनकी कोशों की संख्या हम गिन लेंगे 1, 2 और 3 कक्ष हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक और बना दूँ आवर्त तो सोडियम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा इस कॉलम में, जो मैंने डार्क किया है यहाँ पर सोडियम की पोजीशन है। तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं आगे कि कुछ कैसे हम समूह को और उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं इसमें, माना कि ये वाला है, ये कौन से समूह में है, इसकी बाहरी संयोजकता 1 है तो समूह 1 है, इसके 2 हैं तो समूह 2 हैं। उसके बाद पहले दूसरे के बाद सीधा हमें 13 पे जंप करना है तो उसमें हम +10 कर देंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में। 3 है, 3 + 10 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 + 10
14 हो जाएगा, 5 है तो 15 है, 6 है तो 16 है, 7 है तो 17 है और 8 है तो 18 है। तो इस तरीके से 18 समूह बन जाते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पता करना है कि उसके कौन से आवर्त में, जैसे ये वाला है तो इसमें एक ही आवर्त है, के कक्ष है, इसमें के और एल दो हैं तो 2 कोश हैं तो दूसरा आवर्त है, 3 कोश है तो तीसरा आवर्त है, 4 है तो फोर्थ आवर्त है। तो इस तरीके से हम किसी भी तत्व के आवर्त और समूह पता लगा सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें परमाणु साइज और त्रिज्या। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो परमाणु साइज और त्रिज्या वो कैसे बढ़ती घटती है, जैसे समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटता है, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ता रहता है और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एटम है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद संयोजकता से हम बता सकते हैं कि उसके संयोजकता भी क्या होगी, सेम रहेगी। एक ग्रुप में जो समूह होता है उसमें संयोजकता सेम होती है, तभी वो एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट होते हैं। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ता है और फिर घटती है, क्योंकि पहले मेटल्स होती हैं फिर उसके बाद नॉन मेटल आ जाती हैं। उसके बाद आता है धात्विक गुण। समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा आवर्त, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके बाद आता है अधात्विक गुण। अधात्विक गुण में इसका अपोजिट होगा धात्विक का। अगर समूह में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है तो अधात्विक घटेगा, दाएं से बाएं जाने में बढ़ता है, अगर ऊपर वाला घटता है तो नीचे वाला बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप बता सकते हैं। जैसे इसमें 1-2 क्वेश्चंस दे रखा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के 3 सीमाएं लिखे, जो मैंने ऊपर बताया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे। जैसे तत्व पी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया, एक किस समूह और आवर्त में है, तो 2, 8, 5 समूह कौन सा है। मैंने बताया अभी 1 और 2 को छोड़ के 3 इलेक्ट्रॉन या 3 से ज़्यादा बाहर की तरफ आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें 10 ऐड कर देते हैं तो ये 15वां समूह बन जाएगा ये, +10 करेंगे तो। और इसमें 3 कक्ष हैं, के, एल और एम, तो तीसरा आवर्त बन जाएगा। इसका मतलब 15वें समूह से बिलोंग करता है और तीसरे आवर्त से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है तत्व क्यू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है, तो क्या क्यू भी तत्व पी के समूह में रखा जाएगा। तो ये आवर्त तो सेम है दोनों का, सॉरी समूह सेम है क्योंकि 5, 5 है, उसमें 15वां समूह हो जाएगा, लेकिन इसका आवर्त तीसरा है और इसका आवर्त दूसरा है। तो ये एक ही समूह, एक ही आवर्त में नहीं रखे जाएंगे, लेकिन समूह सेम रहेगा इसमें। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज की प्रवृत्ति क्या होगी। समूह में ऊपर से नीचे साइज हमेशा समूह में बढ़ता है और आवर्त में घटता है। इसी तरह के आवर्त में घटेगा, क्यों घटेगा वो आप रीजन बता सकते हो, क्योंकि समूह में कक्ष हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जितना रेडियस है, माना कि एक एलिमेंट है जिसमें के कक्ष है सिर्फ, फिर उसके बाद 2 आ जाते हैं कक्ष, उसके बाद तीसरा आ जाता है, तो समूह में ऐसे कक्ष बढ़ते जाएंगे तो जो ये त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी और जिसके कारण उसका साइज है वो बढ़ेगा समूह में। लेकिन उसमें आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आवर्त के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। माना कि पहले 1 था, उसका साइज सेम रहेगा, के कक्ष है, तो फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और जिसके अट्रैक्शन के कारण उनका साइज क्या होता है, श्रिंक होता जाता है। तो जो ये बाएं वाला है ये बड़ा साइज है, ये छोटा है, फिर छोटा छोटा ऐसे लेफ्ट टू राइट है वो साइज है वो डिक्रीज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।